अरे मेरी तो जान ही निकल गई खुदाई करते करते। आखिरकार कब ये काम खत्म होगा? लेकिन ये हमें करना ही होगा, वरना इस नदी को खत्म होने में वक्त नहीं लगेगा। सही कहा तुमने मानसी, हमें पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। क्यों ये 10 बहुएं आखिरकार इस बड़ी सी नदी के किनारे इस तरह खुदाई कर रही थी, और खुदाई करने से ये कैसे इस नदी को बचा पाएंगी? क्या इनकी ये कोशिश कामयाब होगी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। इसलिए मैं कहती थी कि हाथों हाथ कपड़े धो दिया करो। अब देखो सिर्फ 5 दिन के कपड़े कितने ज्यादा जमा हो गए। कपड़ों का तो ढेर लग गया, जैसे ये घर ना हो धोबी घाट हो। इस बार तो सच में काफी कपड़े जमा हो गए हैं और रात के बर्तन भी यूं ही पड़े हैं। चलो इन सबको लेकर नदी किनारे चलते हैं। बर्तन कपड़े भी धो लेंगे और पीने का पानी भी भर लेंगे। घर में एक बूंद भी पीने का पानी नहीं बचा है। अर्पिता, मानसी, तारा, किंजल, काजल, पूनम, प्रीति, सुहानी, आंचल और दिशा 10 के 10 बहनें रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। कहने को इनका गांव तो काफी बड़ा था, लेकिन उनके गांव में एक ही नदी बनी हुई थी। एक ही नदी के अंदर से ये सब लोग पीने का पानी लेते हैं और उसी में ही कपड़े, बर्तन और नहाने वगैरह का काम भी करते हैं। अरे ये नदी का पानी पीने में इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? खारा खारा सा लग रहा है। लेकिन इसका पानी तो पहले मीठा था ना? अरे वो तो होगी ही ना। अब गांव के सभी लोग खुद का नहाना धोना, गाय भैंस को नहलाना, कपड़े बर्तन सब इसी नदी में तो करते हैं, तो पानी तो खराब होगा ही। काश हमारे गांव में भी 2-3 नदियां होती तो कितना अच्छा होता ना। 2 नदी में सारे काम होते और एक नदी से हम लोग पानी पीते। हम सभी बहनों का जिस गांव में रिश्ता हुआ है, सुनने में आया उस गांव में बहुत बड़ा कुआं है। सालों से गांव के सभी लोग उसके पानी का उपयोग कर रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ उस गांव में जाने के लिए। फिर हमें ऐसे गंदा पानी पीने की कोई जरूरत नहीं होगी। एक नदी होने की वजह से 10 बहनें काफी ज्यादा परेशान थी। सबसे ज्यादा परेशानी तो उन्हें पीने के पानी को लेकर थी। ऐसे ही समय गुजरता है और 10 बहनों की उनके गांव के पास वाले गिरधारीपुर नाम के गांव में एक ही घर में 10 भाइयों से शादी हो जाती है। शादी के 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और अब सभी बहू मिलकर अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां संभालती हैं। ये क्या, खाना बनाने के लिए तो रसोई में बिल्कुल पानी ही नहीं है। एक काम करती हूँ, कुएं से लेकर आ जाती हूँ, फिर खाना भी तो बनाना है। अरे आंचल, कहाँ जा रही हो? खाना बनाने का पानी खत्म हो गया है, वही कुएं से भरने के लिए जा रही हूँ। मुझे भी कपड़े धोने थे और पानी नहीं है। काम करते हैं, साथ में चलते हैं। दिशा और आंचल पानी का मटका उठाती हैं और सीधा कुएं के पास पानी लेने के लिए जाती हैं और देखती हैं कि कुएं के पास तो पहले से ही गांव की औरतों की काफी भीड़ जमी हुई है। ये क्या, आप लोग अपने अपने पानी के मटके और बाल्टी लेकर कुएं के पास क्यों खड़े हैं? पानी क्यों नहीं भर रहे? अरे कुएं के अंदर पानी होगा तो भरेंगे ना। देखो बिल्कुल रत्ती भर पानी बचा है। अब इस पानी से तो पूरे गांव वाले सिर्फ 2 से 3 दिन ही गुजारा कर सकेंगे। अब इतने से पानी में हमारा क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। पानी के बिना तो हम लोग एक दिन में गुजारा नहीं कर सकेंगे। हम क्या करेंगे? आंचल, दिशा दोनों जल्दी से घर आती हैं और सारी बात बाकी की बहू को बताती हैं। सोचा था कि मायके में पानी को लेकर परेशानी है तो कम से कम ससुराल में तो परेशानी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन देखो यहाँ तो उससे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। कम से कम हमारे गांव में पानी तो था। अब हम करें तो करें क्या? इस एक एक मटके पानी से तो हम लोग अपना गुजारा नहीं चला सकते ना। 10 बहुएं मिलकर उस 2 मटके के पानी से 2 से 3 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा चलाती थी और आखिर में कुएं का पानी पूरी तरह से सूख कर खत्म हो जाता है। सारे गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा होता है। वहीं अब पानी की एक बूंद नहीं बचती। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है और घर में पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। ऐसे तो हमारा परिवार और सभी गांव वाले पानी की एक बूंद के लिए तरसते हुए ही मर जाएंगे। क्या इतने बड़े गांव में कोई और नदी, कुआं, झील कुछ भी नहीं है? अरे हाँ, याद आया। बचपन में जब हमारी दादी हमें कहानियां सुनाती थी तो उन्होंने एक बार बताया था कि हमारे गांव में कोई बड़ी सी नदी है, लेकिन आज तक हम में से किसी को वो नदी मिली नहीं। न जाने वो सच कहानी थी या झूठ। क्या पता आपकी दादी सच कहती हो और आप लोगों ने ठीक से ना ढूंढा हो, क्योंकि जब गांव के बीचों बीच ही पानी से भरा हुआ कुआं हो तो कोई पानी के लिए इधर उधर क्यों जाएगा? एक काम करते हैं, हम सभी मिलकर उस नदी को ढूंढते हैं। क्या पता वो नदी हमें गांव में ही कहीं ना कहीं मिल जाए। पानी मिलने की आस से सभी बहुएं पानी का मटका उठाती हैं और गांव में हर जगह इधर से उधर घूमने लगती हैं। पूरे गांव में घूमने के बाद अब सभी बहुएं जंगल में भी चक्कर लगाती हैं, लेकिन वहां भी उन्हें नदी का नामो निशान नहीं मिलता। कितनी देर हो गई है, लेकिन हमें तो कहीं पर भी नदी नहीं मिल रही। लगता है इस गांव में कोई भी नदी नहीं है। चलो वापस चलते हैं। 1 मिनट, क्या तुम सबको पानी की आवाज नहीं आ रही है? अरे
हाँ, आ तो रही है। काफी हल्की हल्की आवाज है। इसका मतलब यहीं कहीं आसपास में पानी है। थोड़ा और ढूंढने पर और उस पानी की आवाज का पीछा करते हुए आखिरकार उन 10 बहुओं को जंगल से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है, जिसका पानी हीरे की तरह चमक रहा होता है। इसका मतलब दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। यहाँ तो सच में कितनी बड़ी नदी है ना। इस नदी से तो हम कई सालों तक अपना आराम से गुजारा चला सकते हैं। चलो ये खुशखबरी पूरे गांव वालों को सुनाते हैं। सभी बहुएं अपना अपना पानी का मटका भर के सीधा गांव आती हैं और सभी गांव वालों को उस नदी के बारे में बताती हैं। अरे तुमने तो हमारी जिंदगी की सबसे बढ़िया खुशखबरी दी है। अब हम सबको पानी के लिए यूं तरसना नहीं पड़ेगा। मैं तो वापस अपने मायके जाने की सोच रही थी, लेकिन अब तो मैं यहीं रहूंगी। चलो हम सभी वहां चलते हैं। वो नदी सभी गांव वालों के घर से काफी ज्यादा दूर थी, इसलिए बहुओं के कहने पर सभी गांव वाले मिलकर उस नदी के किनारे बस जाते हैं। कुछ दिनों तक तो सभी मिलकर उस नदी के पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो सभी बहुएं ये देखती हैं कि गांव के लोग अब उस नदी के अंदर अपनी गाय भैंसों को नहला रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, कपड़ों और बर्तनों का गंदा पानी भी उसी में ही वो सब मछली पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ उसी का पानी पीने के लिए भी उपयोग में ला रहे हैं। अरे ये लोग तो बिल्कुल हमारे गांव के लोगों की तरह ही नदी के पानी को खराब कर रहे हैं। अब हम इस पानी को कैसे बचाएं? इस तरह तो सारा पानी खराब हो जाएगा और इतने लोगों को तो हम समझा भी नहीं सकते। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस नदी के कुछ हिस्से हो जाएं और अलग अलग हिस्सों में ये सब लोग अपने काम कर सके। लेकिन भला हम लोग नदी के हिस्से कैसे करेंगे? अगर पानी को बचाना है तो हमें इस नदी के हिस्से तो करने ही होंगे। सभी बहुएं खेती करने वाला फावड़ा और कुल्हाड़ी लेती हैं और नदी के आसपास की जमीन को खोदने लगती हैं, जिसे देख गांव वाले, अरे ये तुम सब क्या कर रही हो? नदी किनारे खुदाई क्यों कर रही हो? ताकि हम इस नदी के पानी को बचा सके। इन सबका दिमाग फिर गया है। अब कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हैं। तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक सभी बहुएं मिलकर नदी के एक तरफ से 2 नदियों की खुदाई करती हैं और वहीं नदी के दूसरी तरफ से भी 2 नदियों की खुदाई करती हैं और इस तरह 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 10 बहुएं मिलकर एक नदी के 5 हिस्से कर देती हैं, जिन्हें देख गांव वाले काफी हैरान होते हैं। अरे ये तुम सब लोगों ने क्या किया? इतनी बड़ी नदी को 5 नदियों के अंदर बदल दिया। ये हमने आप लोगों के लिए किया है। अब एक नदी के अंदर के पानी का इस्तेमाल आप नहाने धोने में कर सकते हैं, एक नदी के पानी का इस्तेमाल पीने में, एक नदी के पानी का इस्तेमाल मच्छी पालन में, एक नदी के पानी का इस्तेमाल सिंघाड़े, कमल, ककड़ी और कमल के फूल की खेती के लिए, और एक नदी का इस्तेमाल आप लोग सब्जियों की खेती के लिए कर सकते हैं। इससे नदियों का पानी भी गंदा नहीं होगा और हम लोग आराम से उनके पानी का इस्तेमाल भी कर लेंगे। सभी गांव वाले उन 10 बहू की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है अब ये 5 नदियां उसे एक गांव के लिए काफी बढ़िया साबित होने लगी थी। अब ना ही तो उन लोगों को खाना बनाने और पीने के लिए नदी के गंदे पानी का उपयोग करना पड़ रहा था और ना ही उनकी नदियां गंदी हो रही थी और अब उन सब के सारे काम भी काफी आसान हो गए थे। अरे तुम 10 बहुओं ने तो 5 नदियां बनाकर हमारे पूरे गांव को अच्छे से बसा दिया है। वही पहले तो ये हमें ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन अब हम सबको ही अपने सारे काम करने में बड़ी आसानी होती है। वरना पहले तो पूरे गांव में से कोई ना कोई गंदा पानी पीकर बीमार होता ही रहता था, लेकिन अब हमारे हर काम के लिए अलग अलग नदियां हैं जिससे पानी की भी बचत होती है और पानी साफ भी रहता है। हम लोग जानते थे कि एक दिन ये 5 नदियों वाला गांव आपको जरूर रास आएगा, इसीलिए तो हमने ये किया। हमारे जीवन का एक अनमोल रत्न है पानी और हम किसी भी कीमत पर इस रत्न को नहीं गवा सकते। 10 बहू की वजह से उस गिरधारीपुर नाम का गांव अब 5 नदियों वाले गांव के नाम से बदल जाता है और अब सभी बहुओं के साथ साथ गांव वाले आराम से उन 5 अलग अलग नदियों के पानी का अलग अलग काम में इस्तेमाल करते हुए पानी की बचत करना भी सीखते हैं। इसी के साथ अब सब नदियों को साफ भी रखते हैं। आधी रात का समय होता है। गांव में सभी लोग अपने घर में खाना खाकर सो रहे होते हैं, तो वहीं गांव के नदी के किनारे नाव के अंदर कुछ बहू काम कर रही होती हैं। एक आटा गूंथ रही होती है, दूसरी सब्जियां काट रही होती है। नदी के किनारे एक चूल्हा बना होता है। हे भगवान, आज तो काम भी नहीं हो पा रहा। बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। काश हमारे पास एक कम्बल ही होता। यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ठंड से बचने के लिए। वैसे तो हम सब ये बेकार में ही बर्दाश्त कर रहे हैं।
आज अगर ननन जी ने ऐसा न किया होता तो हमारा ये हाल ना होता। माँ जी को मैंने कई बार कहा, लेकिन वो इधर से सुनती हैं उधर से निकाल देती हैं। उनके ऊपर हमारी बातों का फर्क थोड़ी पड़ता है। ऐसा बोलकर सभी बहुएं आपस में गुस्से में एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं और ये सारी बातें उनके सास सुन लेती हैं। एक इंसान की गलती की वजह से सभी को सजा मिल रही है। मेरी 10 बहू 10 बेटे सब अपने घर को छोड़कर नाव पर आ गए हैं। हे भगवान, अब तुम ही कुछ करो। इस तरह गांव के इतने सारे परिवार वालों में से सिर्फ एक ही परिवार था जो इस तरह की परेशानियों को उठा रहा था, लेकिन बिना वजह किसी के साथ कुछ नहीं होता। इन लोगों की इस परेशानी की वजह जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ग्राम पंचायत के छोटे से गांव में एक खुशी का माहौल है। कल्याणी की 5 छोटी बहू का गृह प्रवेश होता है। आओ बहू, तुम्हारा इस घर के अंदर स्वागत है। हाँ हाँ, हम 5 की देवरानियां आ गई हैं। अब तो इस घर में और भी मजा आ जाएगा। तभी छोटी बहू खुशी से कहती है, कितनी खुशहाली छाई है। आज से हमारी जिंदगी में भी कुछ नया होने वाला है। गृह प्रवेश के दौरान काजल, रेखा, सेजल, रूबी और अंजू बहुत खुश होती हैं क्योंकि उनकी जिठानियां परिणीति, तारा, पूर्वी, शिखा और कनिका सभी उनके साथ बहुत अच्छे से रहती हैं और उनका अच्छे से स्वागत करती हैं। इस तरह गृह प्रवेश के बाद कुछ दिन बीतते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। 10 बहू अच्छे से घर की जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं और इसी दौरान कल्याणी अपनी बेटी के बारे में सोचने लगती है। अब बस मेरी बेटी की शादी हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही कल्याणी की बेटी ये सब सुन लेती है, उसे अचानक से हैरानी होती है और वो अपने कमरे में अपने आप से कहती है, मेरा मन तो अब कुछ और ही चाहता है। मुझे इस घर की ओर से नहीं बल्कि किसी और से प्यार है और इस लड़के से मैं शादी भी करना चाहती हूँ। ये बात मैं अपने माता पिता को नहीं बता सकती क्योंकि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ उस लड़की को मेरा परिवार कभी नहीं अपनाएगा। तमन्ना जिसे प्यार करती थी वो उसी से शादी करना चाहती थी। इसी के चलते एक रात तमन्ना प्यार की भावनाओं में बहकर चुपके से अपनी भाभियों के गहने लेकर उस लड़के के साथ घर छोड़कर भागने का प्लान करती है। उसके भागने के बाद अगले दिन घर में सभी समझ जाते हैं कि तमन्ना घर छोड़कर निकल चुकी है। ये क्या, घर में से सभी के गहने गायब हैं? लगता है ननन जी ने बहुत लंबा हाथ मारा है। हम सभी के गहने साफ करके चली गई ननन जी। हे भगवान, ये मेरी बेटी ने क्या कर दिया? अब मैं कहां से ढूंढूं उसे? नंद गहने लेकर घर से भाग जाती है और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। इस बात की खबर गांव में चिंगारी की तरह फैल जाती है। गांव वाले नंद के भागने की खबर सुनते हैं और इस बात का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। एक दिन पंचायत के लोग आते हैं और हरिओम परिवार को गांव से बाहर निकालने का आदेश देता है। तुम लोग एक नंद को संभाल नहीं पाई, अब तुम्हें इस गांव से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि इससे गांव के और परिवारों पर असर पड़ सकता है। अगर ऐसे ही रहा तो गांव की और भी लड़कियां भागकर शादी कर सकती हैं। 10 भाई हैं, 10 भाभी। बताओ किसी की बस की नहीं हुआ कि एक लड़की को रोक ले? थू है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम लोगों को इस गांव से मत निकालिए। एक की गलती के चलते पूरे परिवार को सजा देना तो गलत है। जो पंचायत का फैसला होता है उसे सभी को मानना होता है। आगे ये गलती दोबारा कोई न करे, इसलिए तुम्हें इस गांव से बहिष्कृत किया जाता है। चले जाओ इस गांव को छोड़कर। गांव में इस फैसले के बाद हरिओम और कल्याणी अपने बेटे बहुओं के साथ गांव से निकलने को मजबूर हो जाते हैं। हमें पता था कि मेरी बेटी ने गलती की है, पर अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हमें गांव छोड़ना होगा। जो जरूरी सामान है उसे ले लो और हमारी नाव के पास चलो। इस तरह हरिओम पूरे परिवार के साथ अपनी नाव पर आ जाता है। हालातों को देखकर 10 बहुएं जुगाड़ लगा कर नाव पर ही किसी तरह कमरा बना लेती हैं। कोई लकड़ी इकट्ठी करती है तो कोई कपड़ा इकट्ठा करती है और अपने रहने का इंतजाम भी कर लेती है। पूरा परिवार नदी किनारे जैसे तैसे गुजारा करता है। अब हमारा घर यही होगा। हमें इस नाव में ही अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी। हम सब एक साथ हैं। पूर्वी दीदी, चाहे जैसे भी हो, हम किसी भी हालत में अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सब नाव में कमरे बनाते हैं, लेकिन वहां रहने की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ठंड, बारिश और बाकी समस्याएं परिवार के सामने आ खड़ी होती हैं। माँ जी, अपने आप को संभालो। ननन जी को तो जो करना था उन्होंने कर दिया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। क्या संभालो बहू, तुम 10 बहुएं इस नाव में किस तरह गुजारा कर रही हो, मैं देखती हूँ। देखो, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमें मिलजुल कर काम करना होगा। बिना काम किए तो गुजारा नहीं होगा। ये स्थिति बहुत मुश्किल है। अब हमें क्या करना होगा? ये ठंड और हवा हमारी परेशानियों को और बढ़ा देती है। वो रात उनकी बहुत मुश्किल से निकलती है क्योंकि उस दिन मौसम भी ठीक नहीं होता। अगले दिन तुषार और सौरभ मछलियों को पकड़ने
के लिए जाते हैं। मछलियों को देखकर हरिओम कहता है, एक समय पर मैं मछली बेचने का काम करता था और घर चलाया करता था। तुमने तो आज काफी सारी मछली पकड़ ली। इन मछलियों को देखकर ही मेरे दिमाग में ख्याल आया है, क्यों ना हम मछली पकड़ने जाएं और उन्हें गांव में बेचने की कोशिश करें, इससे हमारे पास पैसे आएंगे। ये ख्याल वैसे बुरा नहीं है, पैसे कमाने हैं तो कुछ तो करना ही होगा। इस तरह वे मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन गांव में पहुंचने पर गांव वाले उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मछलियाँ, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें इस गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। बेटे उदास हो जाते हैं और वापस नाव में आ जाते हैं। वो अपने परिवार वालों को गांव वालों का बर्ताव बताते हैं। मछली बेचने का काम उनके ही गांव में चलने वाला नहीं था, जिसके चलते उन्होंने दूसरे गांव में जाने का फैसला करना पड़ा। हे भगवान, बस हमारा यहाँ पर व्यापार शुरू हो जाए, ये परेशानियां और नहीं देखी जाती। नए गांव में मछली बेचने का काम शुरू में तो बहुत धीमा चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे चलने लगता है। बहुएं एक दूसरे की मदद करती हैं। देखो, अब हमारा काम बढ़ने लगा है, हम किसी भी हाल में अपनी मुसीबतें खत्म करेंगे। हाँ, आज रात हमें और मछली पकड़नी होंगी, क्योंकि मछलियां हमारी खत्म हो गई हैं। उस रात बहुत आंधी तूफान चलते हैं, उन्हें बहुत ठंड भी लगती है, लेकिन परेशानियों का सामना करते हुए वो किसी तरह कुछ मछलियां नदी से पकड़ लेते हैं। नाव में रहते हुए भी उन्होंने हर चीज का जुगाड़ लगाया था। नाव के किनारे रात को वो चूल्हे पर रोटी बनाते और सब्जियां दूसरे गांव से ले आते। इस बीच अगले दिन 10 भाभियों की नंद तमन्ना उन्हें उसी गांव में मछली बेचते हुए दिख लेती है। वो उनके पास आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरा परिवार यहाँ मछली बेच रहा है। तमन्ना जब अपनी भाभियों से बात करने जाती है तो उसकी 10 भाभियां उसे बताती हैं कि उन्होंने किस तरह परेशानियों का सामना किया और यहाँ तक आई। मैं समझ गई हूँ कि मैंने क्या किया था। मुझे अब अपने परिवार को वापस लाना होगा। आप सभी हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी गलतियों के लिए। छोड़ो ननन जी, जो हुआ सो हुआ। हम जानते हैं हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और सब कुछ ठीक होगा। हमारी मुश्किलें एक दिन तो खत्म होंगी ही। अपनी भाभियों की ये बात सुनकर तमन्ना वापस अपने घर आ जाती है और अपने घर आकर वो अपने पति को अपने परिवार की परेशानियों के बारे में बताती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे परिवार वालों को इंसाफ दिलाऊंगा। ऐसे ही कोई किसी को गांव से बाहर नहीं निकाल सकता, ये गैर कानूनी है। इस तरह तमन्ना अपने पति की मदद से कानूनी रास्ते से अपने परिवार को वापस गांव में लाने की कोशिश करती है। वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट में देती है और उसके बाद कोर्ट से एक ऑफिसर को गांव में भेजने के लिए कहती है। जब कोर्ट से ऑर्डर आते हैं तो गांव की पंचायत भी कुछ नहीं कर पाती। मुझे अपनी गलती का एहसास है। जो मैंने किया गलत तरीके से किया, लेकिन मैंने सही किया। जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान की सजा पूरे परिवार को देनी चाहिए। मैं कोर्ट के द्वारा अपील लेकर आई हूँ। अब मेरा परिवार इस गांव में रह सकता है, इसमें पंचायत भी कुछ नहीं करेगी। अगर तुम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई हो तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें इस गांव में रहने से कोई नहीं रोक सकता, तुम रह सकते हो। कानूनी प्रक्रिया के बाद हरिओम के परिवार को वापस गांव में उनका घर मिल जाता है। सभी खुशी से अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटते हैं और गांव में फिर से मछली बेचने का काम शुरू करते हैं। ये काम उनका धीरे धीरे बहुत जल्दी चलने लगता है। बहुओं, तुमने जो संघर्ष किया उसकी वजह से आज हम सब एक बार फिर से एक साथ हैं। तुम सबका धन्यवाद। मेरी बेटी तमन्ना हर कदम परिवार की तरफ सोचकर ही उठाना चाहिए। आगे से ये याद रखना और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देना। अब हम सब एक साथ खुशी से रहेंगे। अब से कोई हमें अपने घर से बाहर नहीं निकालेगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अपने गांव में भी रहेंगे और अपना काम भी करेंगे। सभी खुश होकर घर में प्रवेश करते हैं और नई शुरुआत के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करते हैं।